बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे थे। जो आपके प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें मैंने आपको पूर्व में भी बताया, आपके एक पुस्तक है रीति रस तरंगिणी। या इसे रीतिकालीन काव्य भी कह सकते। इस रीतिकालीन काव्य में मैंने आपको रीतिकाल की जानकारी के बारे में बताया था, क्योंकि अपने हिंदी साहित्य इतिहास के जो 4 काल है, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इनमें से आपके आदिकाल और भक्ति काल पूर्व कक्षा बीए प्रथम वर्ष में आपने पढ़ा। रीतिकाल आपके द्वितीय वर्ष में है। तो रीति रस तरंगिणी पुस्तक में आपके रीतिकालीन कवियों का जो वर्णन है उसमें आपके व्याख्या भी निहित है। तो सर्वप्रथम आपको जो रीति रस तरंगिणी पुस्तक है उसमें आपके रीतिकाल के जो कवि है उन सभी की व्याख्या आपके निहित है। उन कवियों की व्याख्या के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो अपन देख सकते हैं रीतिकालीन जो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, तीनों ही प्रकार के कवि आपके पाठ्यक्रम में निहित है। तो जो आपके रीति रस तरंगिणी में जो आपके लेसन यानी पाठ है उनमें अपन देख सकते हैं। नंबर 1 आपके कवि केशव दास है। नंबर 2 पे आपके कवि बिहारी जी है। नंबर 3 पे आपके कवि गणानंद जी है। नंबर 4 पे आपके कवि देव है। नंबर 5 पे कवि सेनापति है। नंबर 6 पे आपके कवि भूषण है। नंबर 7 पे कवि मतीराम है। और नंबर 8 पे कवि वृंद है। यह आपके रीतिकालीन काव्य के द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के कवि है। इनकी जानकारी आपको पूर्णतः होनी चाहिए। इनमें आपके व्याख्या जो 3-4 व्याख्या आपके आती है 10-10 अंक की, प्लस रीति संबंधी जानकारी के प्रश्न आते हैं आपके बड़े, जो मैंने आपको बताए भी। रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, विशेषता मैंने आपको बताई। रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, कौन से रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। अब इन कवियों में भी अपन देखें तो ये सारे रीतिकालीन कवि। इनमें कवि केशव दास की बात करें तो कवि केशव दास जी कौन से है बताओ आप? रीतिबद्ध है या रीति सिद्ध है या रीति मुक्त है?
कवि केशवदास जी रीतिबद्ध है। कवि बिहारी जी रीति सिद्ध, एकमात्र रीति सिद्ध कवि में मैंने आपको बताया कवि गणानंद जी रीति मुक्त कवि है। अब आप अन्य कवियों के बारे में भी बता सकते। मैंने आपको बताया रीति सिद्ध में केवल एकमात्र कवि बिहारी जी, जबकि रीति मुक्त में 4 कवि है, घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। तो अब आप देख सकते हैं जो बचे हुए कवि है ये सारे के सारे कवि आपके कौन सी श्रेणी में आते हैं? रीतिबद्ध कवि में ही आते हैं। क्योंकि ये जानकारी होना जरूरी है। आपके इनके पद्यांश जो व्याख्या आती है उनमें व्याख्या के प्रसंग में अपने को लिखना पड़ता है कि भाई प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीति रस तरंगिणी के रीतिकालीन, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध या रीति मुक्त कवि के द्वारा रचित है। तो ये आपको जानकारी ध्यान में रखनी है। ये अपने रीति रस तरंगिणी जो एक छोटी सी पुस्तक है उसमें अपने 8 कवि है, केवल मात्र सिर्फ इन 8 कवियों की जानकारी अपने को व्याख्या के रूप में प्रस्तुत करनी है। तो अपने एक एक कवि की बात करें। केशवदास जिनके बारे में अपन ने विस्तृत अध्ययन भी किया प्रमुख रीतिकालीन कवियों में, बिहारी के बारे में अपन ने देखा, गणानंद के बारे में अपन ने देखा, देव सेनापति भूषण जी के बारे में अपन ने देखा, मतीराम वृंद जो राजस्थान के ही कवि है, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी ने इनको भूमि प्रदान की थी और वृंद जी के द्वारा भी सतसई लिखी गई है। मैंने आपको बताया था सतसई एक तो वृंद जी के द्वारा, एक मतीराम जी के द्वारा और एक बिहारी जी के द्वारा 3 कवि है जिनके द्वारा सतसई लिखी गई है। सतसई वैसे प्रसिद्ध तो कवि बिहारी की है, किंतु बिहारी जी के अतिरिक्त मतीराम और वृंद ने भी सतसई की रचना की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। वृंद के जो सतसई के दोहे है नीति परक दोहे है। इनके प्रत्येक दोहे में अपने पूर्वजों के अनुभव का सार भरा हुआ है। इनके दोहों को जब अपन पढ़ेंगे कि देखते अपन की नेकी पे फीकी लगे बिना अवसर की बात, यानी अवसर के अनुरूप जो कोई बात कही जाती है वो अगर बुरी है तो भी अच्छी लग जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाली देत विवाह अवसर शोभा रहत सुजाई, यानी विवाह के अवसर पे जो पावने आदि होते हैं औरतों के द्वारा गालियाँ निकाली जाती है, गीत गाए जाते हैं, तो उस समय कोई उसका बुरा नहीं मानता है। तो वृंद की सतसई में जो वृंद के दोहे हैं उनमें अपने को नीतिपरक बातें देखने को मिलेगी। मतीराम जी के द्वारा राम वंदना है। भूषण जो वीर रस के कवि एकमात्र ऋतुकाल के राष्ट्रीय कवि है। सेनापति जो ऋतु वर्णन में अग्रणी कवि है। कवि देव इन्होंने भी ऋतु वर्णन के साथ साथ अन्य देवताओं का वर्णन किया। गणानंद जी रीति मुक्त कवि है। सुजान नामक जो नर्तकी थी उससे ये प्रेम करते थे। कवि बिहारी जिनके बारे में सभी परिचित है, अपने ही जयपुर के दरबारी कवि के रूप में थे। और कवि केशवदास जिनके लिए तो कहा जाता है कि इन्हें कवि हृदय नहीं मिला था।
तो अब अपने को प्रथम प्रश्न पत्र में जो अपनी बुक है, पुस्तक है, उनमें व्याख्या के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है। तो अपन नंबर 1 केशवदास जी, इनके द्वारा जो रचित राम वंदना है, सरस्वती वंदना है, रावण अंगद संवाद है, हनुमान रावण संवाद है, यानी संवाद योजना के अति प्रिय कवि के रूप में कवि केशवदास जी को जाने जाते। तो अपने को व्याख्या किस तरीके से, कैसे भावार्थ, उसी प्रकार जिस प्रकार प्रथम वर्ष में अपन ने प्राचीन काव्य पुस्तक के दोहों का अर्थ भावार्थ देखा था। मैंने आपको कक्षा में कुछ व्याख्या भी करवाई थी। व्याख्या में प्रसंग, व्याख्या, विशेष, तो किस प्रकार व्याख्या होती है, तो अपन एक व्याख्या भी देखते हैं। देखिए, अपन एक व्याख्या लेते हैं, आपको पहचानना है वो कौन से कवि के द्वारा व्याख्या आपके परीक्षा में उसी प्रकार आएगी। तो मैं आपके सम्मुख एक व्याख्या पहले लिखता हूँ, फिर उसका अर्थ किस प्रकार अपने को निकालना आना चाहिए। ये मैं आपके लिख रहा हूँ, वैसे परीक्षा में लिखा हुआ नहीं आता है कि भाई रावण हनुमान संवाद है या अंगद रावण संवाद है। देखिए व्याख्या में, रे कपि कौन तू अक्स को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को। कि रे कपि कौन तो अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन। त्रिशिरा खर दूषण भूषण भूको। रे कपि कौन तू अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन। त्रिसरा खर दूषण भूषण भूको। सागर कैसे तरियो सागर कैसे तरियो जस गोपद। काज कहाँ सिए चोरही देखियो।
कि सागर कैसे तरियो, जस गोपद काज कहाँ सी ये चोरही देखियो, कैसे बंधाइयो। कैसे बंधाइयो सुंदरी तेरी, दृग सोवत पातक देखियो। ये आपके इस प्रकार व्याख्या का पैरा आता है। ये व्याख्या पद्यांश, ये गद्य नाम की क्या है, पद्यांश। अब आपको व्याख्या करने का तरीका, किस प्रकार व्याख्या का तात्पर्य क्या होता, अर्थ क्या होता है, सीधा साधा आपको अर्थ ध्यान में रखना है। इसका भावार्थ, इसका अनुवाद ही व्याख्या कहलाती है। अब देखिए, ये कवि केशवदास जी के द्वारा रचित है। संवाद योजना अति प्रिय है, बहुत छोटे संवाद है। छोटे संवादों में गागर में सागर भरा हुआ है कि रे कपि, कपि यहाँ हनुमान जी के लिए, यानी रावण हनुमान जी को कह रहा है कि रे कपि कौन तुम, यानी कपि मना वानर, यानी हनुमान जी को बंदर रावण के द्वारा कहा जाता है। और रावण के दरबार में जब रावण के पुत्र मेघनाथ के द्वारा उसे बंदी बना के दरबार में लाया जाता है, उस समय का वृत्तांत, ये वृत्तांत भी मैंने आपको एक रचना बताई थी, रामचंद्र चंद्रिका 1601 में, जो केशवदास जी के द्वारा एक रात में लिखी गई रचना थी। तो इसका अर्थ अपने को कैसे निकालना है, सर्वप्रथम अर्थ निकालने के लिए कठिन शब्द, यानी इनमें जो शब्द है उनके अर्थ आना जरूरी है। कि रे कपि कौन तुम, यहाँ कपि हनुमान जी के लिए, और ये रावण के द्वारा पूछा जा रहा है। रावण हनुमान जी से पूछ रहा है कि रे कपि कौन तुम, कि हे वानर तू कौन है। तो हनुमान जी के द्वारा देखिए संवाद योजना, यानी आपसी वार्तालाप, संवाद से तात्पर्य होता है वाद विवाद, यानी किस प्रकार छोटे छोटे पैरों में संवाद केशवदास जी के द्वारा किए गए हैं। ये केशवदास जी के द्वारा रचित है, ध्यान में रखना आपको। तो रावण हनुमान जी से पूछता है कि रे कपि कौन तुम, तो हनुमान जी वापस जवाब देते हैं अक्ष को घातक, यानी हनुमान जी रावण से कहते हैं कि मैं तेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला, घातक का मतलब मारने वाला होता है, कि मैं तेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला हूँ, और दूत बलि रघुनंदन जू को, और मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत के रूप में आया हूँ, यानी मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। पहली लाइन का अर्थ शायद आपको समझ में आ गया होगा। रावण के द्वारा हनुमान जी को कहा जाता है कि हे वानर तू कौन है, तो हनुमान जी वापस कहते हैं कि हे रावण मैं तेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला हूँ, और मैं दूत बलि रघुनंदन यानी प्रभु श्री राम जी का सेवक हूँ, उनका दूत बन के आया हूँ।
फिर आगे देखिए संवाद में, को रघुनंदन, यानी रावण हनुमान जी से कहता है कि को रघुनंदन, को मतलब कौन, कि ये रघुनंदन कौन है भाई। को का अर्थ क्या है, या को कौन, कि को रघुनंदन, कि ये रघुनंदन कौन है। रघुनंदन का अर्थ होता है राम, क्योंकि प्रभु श्री राम रघु कुल में जिनका जन्म हुआ था, तो यहाँ रघुनंदन श्री राम के लिए लिया गया। तो वापस हनुमान जी कहते हैं, रावण कहता है कि कौन है रघुनंदन, यानी ये राम कौन है। तो हनुमान जी प्रभु श्री राम से परिचय कराते हुए रावण को कहते हैं, त्रिशिराखर दूषण भूषण भूको, कि हे मूर्ख रावण, तू समझता नहीं है, जानता नहीं है, रघुनंदन को कौन नहीं पहचानता है। प्रभु श्री राम त्रिशिरा नामक राक्षस ने तुम्हारे भाई खर दूषण, उनको मारने वाले हैं वो, और वो तो भूषण भूको, भू का मतलब होता पृथ्वी या धरती, और भूषण का मतलब आभूषण, यानी प्रभु श्री राम के बारे में रावण तू नहीं जानता कि प्रभु श्री राम तो त्रिशिरा नामक राक्षस ने तुम्हारे भाई खर दूषण, उनको मारने वाले, उनको यमलोक पहुंचाने वाले, और वो तो पूरी पृथ्वी के शिरोमणि हैं, पूरी पृथ्वी के आभूषण हैं। फिर अगले लाइन में देखिए, रावण वापस हनुमान जी से प्रश्न करता है, सागर कैसे तरियो। जब रावण हनुमान जी को अपने दरबार में देखता है, ये सारी बातें हो जाती है, तो रावण बड़ा अचंभित हो जाता है कि इतने बड़े सागर को पार करके लंका में कौन कैसे आ सकता है। तो रावण हनुमान जी से कह रहा है, सागर कैसे तरियो, कि तुमने सागर को कैसे पार किया। तरियो को मतलब तैरना या पार करना। तो हनुमान जी कहते हैं, जस गोपद, कि है मूर्ख रावण, हनुमान जी कह रहे हैं कि मैंने सागर को तो गाय के खुर के गड्ढे के समान पार कर लिया है। यानी गोपद, जैसे गाय के खुर का जो गड्ढा होता है, गाय के कदम यानी पैरों के चिन्ह का जो छोटा सा गड्ढा होता है, उसी प्रकार हनुमान जी कह रहे हैं कि रावण, मैंने तो सागर को गौपद समान छोटे गड्ढे के समान उसको पार कर लिया। फिर आगे रावण कहता है, काज कहाँ। रावण कहता है कि किस कारण आया है तू यहाँ, काज कहाँ, यानी काज मतलब कार्य, तत्सम तद्भव की प्रधानता है कि काज कहाँ, रावण कह रहा है। तो हनुमान जी कहते हैं, सीए चोर ही देखियो। यानी जब हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हारा क्या काम है यहाँ, तो हनुमान जी रावण को कहते हैं कि मेरा कार्य तो माता सीता को चुराने वाले कौन थे, उनको देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कि काज कहाँ, सीए चोर ही देखियो। यानी इस तीसरी लाइन का अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा कि सागर कैसे तरियो। रावण कह रहा है, हनुमान जी कह रहे हैं, जस गोपद, यानी मैंने तो सागर को छोटे खुर के गड्ढे के समान समझ के मैंने उसे पार कर लिया। फिर रावण कहता है कि काज कहाँ, यानी किस काम के लिए यहाँ आए हो। तो हनुमान जी कहते हैं, मैं सीता को चुराने वाले चोर के बारे में पता लगाने के लिए आया हूँ। फिर जब रावण ये देखता है कि इतने बड़े समुद्र को ही छोटे गाय के गड्ढे के समान समझ के जो यहाँ लंका में आया है, तो वो अति बलशाली होगा। तो रावण हनुमान जी से वापस कहता है, कैसे बंधाई हो, यानी यहाँ
इंद्रजीत के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी को बांध के रावण के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था, उस समय का वृत्तांत इसमें दिया गया है। तो रावण हनुमान जी से कहता है कि कैसे बंधाइयो, कि जब तू इतना बलशाली है तो बंधन में कैसे बंध गया। तो हनुमान जी कहते हैं, सुंदरी तेरी दृग सोवत पातक देखियो। यानी देखिए यहाँ कितनी बड़ी बात हनुमान जी ने कही कि जब मैं माता सीता का पता लगा रहा था और उस समय महलों में विचरण कर रहा था, तो उस समय मेरे द्वारा गलती से इन मेरी पापिन आँखों के द्वारा तुम्हारी पत्नी को सोया हुआ, यानी पर नारी को मैंने सोई हुई जो देखी, उसी कारण, यानी उसी पाप के कारण, उसी दंड के कारण मैं आज रावण तेरे सम्मुख बंधा हुआ हूँ। यानी कहने का तात्पर्य हनुमान जी रावण को ये समझाना चाह रहे हैं कि जब पर स्त्री को सोई हुई देखने वाले ही बंधन में बन जाते हैं, तो तूने तो पर स्त्री को चुरा लिया है। तो यहाँ ये संवाद योजना, अब यहाँ संवाद योजना में व्याख्या में किस प्रकार अपने को परीक्षा में व्याख्या का तरीका आना चाहिए, जो मैं आपको बता दूं। ये व्याख्या पद्यांश की है। व्याख्या आपके गद्य की भी आती है और पद्य की भी आती है, ये पद्य की है। तो यहाँ सर्वप्रथम अपन इसका परिचय प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में अपन लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक रीति रस तरंगिणी के रीतिबद्ध कवि केशवदास जी के द्वारा रचित है। ये बात अपन प्रसंग में लिखेंगे, क्योंकि प्रस्तुत पद्यांश, ध्यान रखना गद्यांश और पद्यांश में, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीति रस तरंगिणी के रीतिबद्ध कवि, क्योंकि केशवदास जी कौन से है भाई, रीतिबद्ध कवि। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीति रस तरंगिणी के रीतिबद्ध कवि केशवदास जी के द्वारा रचित है। इस पद्यांश में हनुमान और रावण के संवाद का वर्णन कवि केशवदास जी के द्वारा किया गया। ये आपके प्रसंग में। प्रसंग के बाद बात आती है व्याख्या। व्याख्या यानी जो भी पद्यांश होता है उसका अर्थ यानी उसका भावार्थ विस्तृत रूप से देना ही व्याख्या कहलाती है। व्याख्या में जैसा कि मैंने अभी आपको अर्थ बताया, वो अर्थ अपने को व्याख्या में प्रस्तुत करना। इसके बाद आता है तीसरा पार्ट विशेष। विशेष में अपने को इस पद्यांश की महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देनी होती है। विशेष के अंतर्गत अपने को केशव की संवाद योजना अति प्रिय है, क्योंकि बहुत कम में अधिक केशवदास जी ने, तो अपन नंबर 1 बिंदु लगा के लिख सकते हैं संवाद योजना अति प्रिय। नंबर 2 अपन लगा के लिख सकते हैं हनुमान जी का साहस। नंबर 3 लगा के अपन लिख सकते हैं अनुप्रास अलंकार। नंबर 4 अपन लगा के लिख सकते हैं औज गुण। नंबर 5 अपन लगा के लिख सकते हैं तत्सम तद्भव शब्दों की प्रधानता, क्योंकि जैसे काज ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप ये तद्भव है, इसका तत्सम रूप कार्य होता है। तो ये
सारी चीज़ें अपने को विशेष में और इस प्रकार अपने सम्मुख पेपर में ये व्याख्या आपके दी हुई आती है। इनमें अपन तीनों बिंदु प्रसंग, व्याख्या, विशेष, इस आधार पे अपन व्याख्या कर सकते हैं। तो ये पद्यांश में अपन ने आज व्याख्या के बारे में जाना। इससे पहले अपन जो और अन्य व्याख्या पढ़ेंगे उससे पूर्व एक बार काव्य शास्त्र के बारे में अपन रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण इनकी जानकारी भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि अलंकार की जानकारी पद्यांश के लिए होना जरूरी है। तो आज आपकी कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।